संधारित्र धारिता तथा परावैद्युत। ठीक है, ये भी अपने आप में जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो संधारित्र धारिता वाला कंसेप्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं और हमें जो है उनकी जो है कैपेसिटेंस जो है फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है पहले कुछ शब्दों को समझते हैं, कुछ वर्डिंग को, कुछ शब्दावलियाँ इसमें हैं जिनको समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन शब्दावलियों को समझते हैं, तो तब जाके हम जो है आगे संधारित्र और धारिता की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं परावैद्युत की। तो जो परावैद्युत है वह एक टाइप का मेटल होता है और यह जो है एक टाइप का इंसुलेटर मेटल होता है। ठीक है, यानी कि यह जो है एक प्रकार के जो अचालक या अचालक के हैं या वैद्युत में बात एक ही है, अचालक या वैद्युतिक पदार्थ होते हैं जो वायु क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कि अगर इनको वैद्युत क्षेत्र रखते हैं तो ये वैद्युत प्रभाव जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वायु क्षेत्र में यानी कि एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे तो उसमें जब हम रखते हैं तो उस कंडीशन में जो क्या होता है ध्रुवित होता है, यानी कि इसमें पोलैरिटी आ जाती है। अब पोलैरिटी होती क्या है वो भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कांच है, रबड़ है, अभ्रक है, मोम है, कागज है, ऑयल होता है, ये सारे क्या है हमारे पास परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कि जब परावैद्युत पदार्थ है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इनको जो है टू टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे होते हैं हमारे पास अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत जो है ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के, ठीक है, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में, ठीक है, धनावेशित कणों का जो केंद्र है और जो ऋणावेश का केंद्र, ये कह सकते हैं कि जो धनावेश का केंद्र होता है और जो ऋणावेश का। अब बात आती है कि आवेश का केंद्र क्या होता है। तो आवेश का जो केंद्र होता है वह जो है उस अणु के भीतर उपस्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, और यह बिंदु क्या होता है, वह जब उसके द्रव्यमान के संपाती होता है। ठीक है, जो आवेश का द्रव्यमान केंद्र होता है उसके संपाती होता है आवेश का केंद्र। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थ के अणुओं का जो धनावेश का केंद्र है और जो ऋणावेश का केंद्र है वह जो है संपाती नहीं होते। ठीक है, संपाती नहीं होते मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पास कोई एक अणु है इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि धनावेश और ऋणावेश वह संपाती नहीं, यानी कि एक ही पॉइंट पर जो है, एक ही लोकेशन पर जितना भी धनावेश है उसका केंद्र और ऋणावेश का केंद्र नहीं होगा, उसमें जो है कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच जो है कुछ ना कुछ क्या होती है, गैपिंग होती है, यानी कि वह जो है संपाती नहीं होते। जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, आपके पास HCl है, CO2 है और C2H5 है। इस तरह से कई सारे हैं जिनमें कि क्या होता है, जो कि हमारे पास जो है ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत। तो सिंपल सा जस्ट अपोजिट है। ये हमारे पास क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत हमने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में जो धनावेश का केंद्र होता है और जो ऋणावेश का केंद्र वो क्या होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। लेकिन अध्रुवीय में क्या होगा, अध्रुवीय में ये होगा कि जिनके आवेश धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, संपाती होता है। जैसे N2, अगर हम N2 के अणु लेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई भी हमारे पास अगर अणु है तो उसमें क्या होगा, इनके द्रव्यमान के आवेश यानी कि क्या होगा, संपाती, यानी कि धनावेश का भी यहीं पर होगा और ऋणावेश का केंद्र भी यहीं पर होगा। ये क्या होते हैं, संपाती होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम, जो है इनको जो है अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास परावैद्युत क्या हुआ, ये एक प्रकार के हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसमें खास स्पेशलिटी क्या होती है, खास स्पेशलिटी इसमें ये होती है कि जब इनको जो है हम जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत होता है और दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युत। और दूसरी बात, एक बात और है कि जो अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं उसका जो वैद्युत आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यह जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वैद्युत आघूर्ण को जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप क्या था, अब यहाँ पर क्या था, एक आप सिंपल सा लॉजिक भी समझ सकते हो, क्योंकि इनमें क्या है, दोनों का जो केंद्र है वो क्या है, संपाती है। अब संपाती होगा तो क्या होगा, यानी कि जहां पर धनावेश का केंद्र होगा वहीं पर क्या होगा, ऋणावेश का केंद्र होगा। और आप क्या पता है, आपको ये पता है कि कोई भी जो हमारे पास जो है अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है। अगर पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, इट मीन क्या हुआ, इट मीन ये हुआ
कि उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे और जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे दोनों की जो वैल्यू होगी इक्वल होगी, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड कह सकते हैं हम, जो मतलब जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका मैग्नीट्यूड और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब नेट चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो बिहाफ ऑफ दिस हम ये बोलते हैं कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वह क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो नेट चार्ज होगा कितना होता है, 0 होता है। अब बात क्या हो रही है, हमने जो है जब पोलराइड डाइलेक्ट्रिक की बात की तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इनके जो केंद्र होते हैं किसके, कि जो हमारे पास द्विध्रुव परावर्तित पदार्थ होते हैं इनमें जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र वो क्या होता है, संपाती नहीं होते। संपाती नहीं होते मतलब उन दोनों के जो केंद्र बिंदु हैं वो जो एक ही पॉइंट पर नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग होगी। अगर सपोज कुछ ना कुछ इनके बीच में डिफरेंस है, इट मीन क्या हुआ, इट मीन इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी इट मीन क्या होगा, यह जो है डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट्स होगा, यानी कि जो है एक प्रकार से जो है क्या हो जाएंगे हमारे पास, वैद्युत हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, चार्ज की वैल्यू, और इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस इनके बीच में होगी। इट मीन क्या होगा, इट मीन ये हमारे पास जो एक डायपोल की तरह से एक्ट करेंगे। अगर ये एक डायपोल की तरह से एक्ट करेंगे तो इनका जो है एक वैद्युत आघूर्ण भी होगा। अब दूसरी बात क्या हो रही है हमारे पास, दूसरी बात हो रही है हमारे पास अध्रुवी परावर्तित की। अब अध्रुवी परावर्तित हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों क्या संपादित, संपादित मतलब दोनों की जो सेंटर होंगे वो जो एक ही पॉइंट पर होंगे। अब जब दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट से होंगे इट मीन क्या होगा, इट मीन ये होगा कि उनके बीच की गैपिंग 0 होगी। अगर इनके बीच की गैपिंग 0 होगी तो इट मीन ये जो है एक बार डायपोल नहीं बना पाएंगे। अगर डायपोल नहीं बना पाएंगे तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा, और इसलिए कहा जाता है कि जो अध्रुवी परावर्तित होते हैं उनका जो वैद्युत आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन जो अध्रुवी परावर्तित हैं वह जो क्या करते हैं, वह जो है वैद्युत आघूर्ण को जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम परावर्तांक की, ठीक है। तो परावर्तांक नॉर्मली क्या है, आपने जो है जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था वहां पर हमने परावर्तांक की बात की थी। हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, हम जो है परावर्तांक बोलते हैं, ठीक है। तो और दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह ये है कि किसी परावैद्युत की जो ध्रुवण की माप होती है, ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ की जो ध्रुवण की माप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तांक बोलते हैं। और यह जो परावर्तांक है यह एक मात्रहीन राशि है। अगर यह एक मात्रहीन राशि है तो यह जो एक विमाहीन राशि होगी। तो मतलब अगर कह सकते हैं कि परावर्तांक क्या है, तो परावर्तांक जो है क्या है, एक प्रकार की जो भौतिक राशि होती है। यह राशि क्या काम करती है, यह राशि जो है किसी परावैद्युत की ध्रुवण की माप करती है। और फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ पदार्थ में ले रखे हैं और इनके जो है परावर्तांक हैं, ठीक है। बाकी आप जो है आपको जरूरत है आप इनके जो है ढूंढ सकते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे और अदर बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो एवोनाइट पदार्थ का जो परावर्तांक होता है 2.8 होता है। कांच का होता है आपके पास 5.1, अंबर होता है 2.8, अब्रक होता है 5.9, मोम का होता है 2.15, एयर का आपके पास है वैक्यूम के एयर के दोनों के लिए हम सेम लेते हैं और 1.0, और जब आपका पानी होता है पानी का होता है 81, ठीक है। इसके अगर मेटल की बात आ रही, ठीक है, यानी कि सारे जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं इन सब के लिए हमारे पास जो है जो परावर्तांक होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आ रही बात समझ में। तो क्या है परावर्तांक, परावर्तांक क्या है, जो परावर्तांक होता है वह जो है किसी भी परावैद्युत की जो है ध्रुवण की माप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि परावैद्युत ध्रुवण हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, वह होता है किसी अणुद्रव्य का, ठीक है, यानी कि जब हम जो है किसी अणुद्रव्य को वाह्य क्षेत्र में रखते हैं। वाह्य कैसे क्षेत्र में, वाह्य जो है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखना मतलब क्या हुआ, वाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब ये हुआ कि हमने दो प्लेटें ली, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक यानी कि दो प्लेटें ली और इनको जो क्या करा हमने एक सोर्स के द्वारा हमने जो है कनेक्ट कर दिया। अगर किसी सोर्स के द्वारा कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसमें क्या कर दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्लस सिरा होगा तो एक प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब किसी अणुद्रव्य को
हमने इसमें रखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, और उस वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अगर वो क्या होते हैं, जो उनके वैद्युत द्विध्रुव हैं वो जो क्या होता है एक ही दिशा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, परावैद्युत ध्रुवण इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वह जो है जब वायु वैद्युत क्षेत्र होता है उसी की दिशा में होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है, और दूसरी बात कि जो परावैद्युत ध्रुवण होता है यह जो है ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत, जो दोनों प्रकार के हमारे पास मेटेरियल होते हैं, इन दोनों प्रकार के मेटेरियल में जो है परावैद्युत ध्रुवण पाया जाता है। ठीक है, हमारी बात समझ। अब क्या होता है, नॉर्मली जब हमारे पास जो है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है, अगर हम जो है एक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, अगर हम जो है एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सिंगल जो मॉलिक्यूल है वह जो है डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट बनाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास जब हम किसी जो है डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल की बात कर रहे हैं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक अगर हम जो है यानी कि पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन क्या होगा, उस मेटेरियल में हमारे पास जो क्या होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके जो हमारे पास जो है जब ये होते हैं जो जिगजैग मोशन में होते हैं, इसमें कोई हमारे पास जो वो नहीं होती है, इस कंडीशन में हमारे पास जो है कोई एक यूनिडायरेक्शन नहीं होती है, जो है कहीं पर भी किसी भी तरह जो है ये रहते हैं अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, तो क्या होता है इस कंडीशन में अनियंत्रित तरीके से रहते हैं, तो इनके जो क्या होते हैं जो प्लस आवेश यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस जो क्या होते हैं आपस में जो है मिल जाया करते हैं, तो इस कंडीशन क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब हम जो है इस पर जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अगर हमने सपोज ये कोई हमने जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, तो हमें पता है इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जब इसमें जब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो है प्रत्येक जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वह जो है थोड़ा सा जो है क्या होता है, जो इस पर जो प्लस टर्मिनल होता है, प्लस सिरा होता है, वह जो उसकी जो हमने जो वायु वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है उसकी जो ऋण प्लेट की ओर, और जो माइनस सिरा होता है उसकी जो प्लस प्लेट की ओर थोड़ा सा क्या होता है विकृत यानी कि थोड़ा सा क्या होता है खींच जाता है, इनकी अब जो इसकी शेप बनती है वह इसकी शेप कुछ ऐसी बनती है इस टाइप में। ठीक है, इनकी जो शेप बन जाती है वह जो है कुछ इस टाइप से बनती है, यानी कि आगे की ओर सब में क्या होगा, प्लस सिरा होगा, और बैक साइड पे सब में क्या होता है, माइनस टर्मिनल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब ये जो क्या होते हैं, यह जो है इस डायरेक्शन में जो है संरेखित रहते हैं। ठीक है, आगे बात में इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे कोऑर्डिनेट जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो परावैद्युत का ध्रुवण है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वायु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इसी ओर है, तो इसी ओर जो क्या होती है इनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास परावैद्युत ध्रुवण, किसमें आपके पास है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में, और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में भी यही सेम कंडीशन होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास अगर हम जो किसी सिंगल जो है अध्रुवीय परावैद्युत को लें तो उसमें क्या होगा, सिंगल किसी मॉलिक्यूल को लेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक मोमेंट शो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल जो क्या करता है, शो करता है। ठीक है, बाकी लेकिन जब अगर पूरा मेटल हम लेंगे, पूरा पदार्थ को हम लेंगे, उसका पूरा मैटर लेंगे इस कंडीशन में ध्रुवी का या अध्रुवी का, तो वह जो है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये करते हैं, इनका जो ध्रुवण आघूर्ण होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को चाहे वो अध्रुवी पदार्थ हो चाहे वो जो ध्रुवी पदार्थ हो, जब उसको हम जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है, उस कंडीशन में यह जो है डाइलेक्ट्रिक मोमेंट्स को जो है शो करता है। ठीक है, दोनों, और उसमें क्या होता है उसके फलस्वरूप वहां पर जो है परावैद्युत ध्रुवण होता है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है क्या काम करते हैं, इस काम को करते हैं, पॉजिटिव सिरा जो है ऋण प्लेट की ओर और नेगेटिव सिरा जो है प्लस प्लेट की ओर खींच जाता है सबका, और इस प्रकार से जो है ये जो क्या होता है इसमें जो है कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, और यह जो है जो परावैद्युत ध्रुवण है यह जो दोनों प्रकार के पदार्थों में होता है, ध्रुवीय पदार्थ में भी होता है और जो है अध्रुवीय पदार्थ में भी होता है। ठीक है,
डायरेक्शन की बात आएगी तो परावैद्युत ध्वनि जो दिशा होती है वह जो है वायु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम परावैद्युत भंजन की, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो भंजन से ही आपको लग रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके बाद जो चीज होगी वो हमारे पास जो है काम की नहीं रहेगी। ठीक है, अगली बात सुन में, तो परावैद्युत भंजन क्या है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर, ठीक है, किसी हाई ऑर्डर का हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो मटेरियल हमारे पास होता है, इस मटेरियल के परमाणु यानी कि जो एटम्स होते हैं इस मटेरियल में, इस एटम से क्या होगा, जो आउटर सेल होगी, आउटर सेल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, निकल जाते हैं। तो फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वह जगह जो बीच की जो गैपें होगी वहां पर आ जाएंगे, और क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो हमारे पास ये जो है परावैद्युत पदार्थ था, ये क्या होता है, चार्ज की लाइक एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है ज्यादा हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इट मीन वह जो है कंडक्टर तरह से बिहेव करेगा। तो यह जो है किसी, क्या कहेंगे हम, वो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, चालक की भांति व्यवहार करना क्या कहता है, परावैद्युत भंजन कहता है। और एक प्रक्रिया कब होती है, प्रक्रिया तब होती है जब किसी कोई जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसमें अगर हम जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम जो है वैद्युत क्षेत्र उसको दे देते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप ये होता है कि जो परावैद्युत पदार्थ हमारे पास होता है उसमें जो एटम्स होते हैं, उस एटम के क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल से क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं इमिट हो जाते हैं, यानी कि निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब किसी उसके परमाणु से जो है जब जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसके फलस्वरूप ये होगा कि उस पदार्थ में, जो परावैद्युत पदार्थ है उस पदार्थ में क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वह जो बढ़ जाएगी, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है जो वह परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि अभी तक का जो एक इंसुलेटर पदार्थ है, यानी कि एक जो है अचालक पदार्थ था, वह अब क्या हो जाता है, चालक पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी परावैद्युत पदार्थ के, यानी कि अचालक पदार्थ के चालक पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, परावैद्युत भंजन कहलाती है। ठीक, अभी हमने जो है परावैद्युत भंजन की बात करी थी, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी जो परावैद्युत पदार्थ होता है उस पर अगर हम जो है कोई उच्च अगर वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो है उस परावैद्युत पदार्थ के जो है जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के जो है वायतम जो कक्षा होती है उस कक्षा से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वह जो परावैद्युत पदार्थ है वह जो है हमारे पास जो एक चालक की भांति बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो परावैद्युत भंजन जब क्लियर हो जाता है उसके बाद परावैद्युत सामर्थ्य क्या है कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वाह्य वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, वह मान मतलब वह अधिकतम मान, ठीक है, वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत बिना किसी भंजन के सहन कर सके। भंजन मतलब एक प्रकार से जो है डिस्ट्रॉय होना, उसका नष्ट होना। ठीक है, आगे बात में तो यानी कि वायु वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सके उस परावैद्युत क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, और यह जो परावैद्युत सामर्थ्य है यह जो है डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वह जो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वाह्य वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे जो है परावैद्युत जो है बिना भंजन के लिए सहन करते, कि बिना किसी उसमें कमी के, बिना किसी उसमें जो है उसके बिना नष्ट हुए, अगर वो जब तक वो यानी कि नष्ट होने तक का उसको जो सहन कर रहा है, इसके बाद की वो नष्ट हो जाएगा, तो उस सामर्थ्य को हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है परावैद्युत की सामर्थ्य बोलेंगे। ठीक है, तो यह जो है अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। हीलियम के लिए 1.5 और 10⁵ वोल्ट पर मीटर, वायु के लिए 3 और 10⁶ वोल्ट पर मीटर, जो खिड़की के ग्लास कांच होते हैं कि विंडो के जो ग्लास होते हैं उसके लिए होता है 9.8 से 13.8 इंटू 10⁻⁶। 9.8 13.8 इसलिए है क्योंकि जब हम खिड़की पे ग्लास यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू होती है 10⁻12 वोल्ट पर मीटर।
डायमंड के लिए होता है 2 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, और जो अब्रक होता है माइका इसको बोलते हैं, इसके लिए कितना होता है, इसके लिए हमारे पास होता है 1.18 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो परावर्तित सामर्थ्य भी आपका जो है क्लियर हो गया। ठीक, अब अभी हमारे पास है वो है हमारे पास भंजक विभवांतर। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या है, परावर्तित पदार्थ पर भंजन से पूर्व, भंजन मतलब क्या हुआ, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन होना मतलब यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वह जो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, परावर्तित पदार्थ पर भंजन से पूर्व आरोपित विभवांतर का जो अधिकतम मान होता है उसे क्या बोलते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैटर की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी हमने परावर्तित सामर्थ्य लिखी है, तो वहां से हम जो है जो भंजक विभवांतर है उसका मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे डिफरेंट मैटर के वोल्ट पर मीटर, इसमें 8 मीटर की अगर लेंथ होगी तो उसके लिए अगर 1 मीटर मेटल होगा उस पदार्थ का, तो उसके लिए जो हमारे पास जो है जो भंजक विभवांतर की वैल्यू होगी वो जो है इतनी होगी। ठीक है, जैसे हमने वायु के लिए करी थी, वायु के लिए हमें कितना पता है, वायु के लिए हमें पता है कि 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर क्या होती है, सामर्थ्य होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई पदार्थ जब वायु का है और 1 मीटर लेंथ का है, तो उसके लिए हमें जो है जो हमारे पास जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर होगी उसकी कितनी होगी, 3×10⁶। यानी कि अब जब अगर इससे ज्यादा वोल्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही जो है जो हमारे पास डिवाइस है, जो भी चीज है वह क्या हो जाती है, हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम ये बोल देंगे कि किसी परावर्तित पदार्थ पर भंजन से पूर्व आरोपित विभवांतर का जो अधिकतम मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भंजक विभवांतर बोलते हैं। ठीक, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारे पास कैपेसिटर यानी कि धारिता। ठीक है, तो नॉर्मली आपने जो है छोटी कक्षा में धारिता के बारे में आपने पढ़ रखा है, आपने बेलन की धारिता ज्ञात करी होगी, आपने जो शंख की धारिता ज्ञात, आपने डिफरेंट डिफरेंट जो अगर 3D शेप्स दी उसकी आपने धारिता ज्ञात करी, और घर में भी आपने अपने घर में भी आपने देखा होगा, जैसे बाल्टी होती है या पानी का आपका जग है, तो हर किसी क्या होती है, यानी कि धारिता मतलब क्या होता है, उसकी धारण करने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ हम रख रहे हैं वह चीज़ में कितनी मात्रा में आ सकती है। अब उसे ज़्यादा रखें तो क्या होगा, उसकी धारण क्षमता होगी, उससे अगर ज़्यादा, सपोज आपके पास जो है आपके घर में एक 10 लीटर की बाल्टी है, अब अगर आप उसमें जो 10 लीटर से ज़्यादा पानी डालो तो क्या होगा, वह पानी जो है गिर जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फर्श में फैल जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर धारिता से मतलब है, हम धारिता की बात करते हैं, यहाँ पर धारिता का मतलब यहाँ पर है वैद्युत धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक का मतलब ये कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जो है अब किसे यूज करेंगे, यहाँ पर हम जो है चालक का यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि किसी चालक को जो आवेश, किसी चालक द्वारा जो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होगी, यानी कि किसी चालक में कितना आवेश समा सकता है, कितना आवेश आ सकता है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास वैद्युत धारिता उसको हम बोलेंगे। ठीक है, किसी चालक के अंदर जो है कितना आवेश हमारे पास आ सकता है, इसकी गणना हम जिससे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत धारिता बोलेंगे। तो जो वैद्युत धारिता है वह क्या हमारे पास एक जो है भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, धारिता क्या है, भौतिक राशि है। और इस वैद्युत धारिता की सहायता से जिस उपकरण का या जिस उपकरण की हम जो है धारिता निकाल सकते हैं उस उपकरण को हम बोलते हैं संधारित्र। आगे बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैंने ये कहा कि जो वैद्युत धारिता है यह हमारे पास क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो इस भौतिक राशि के द्वारा क्या करते हैं, इस भौतिक राशि के द्वारा हम जो है किसी वैद्युत पदार्थ का या किसी वैद्युत युक्ति का हम क्या करेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे। तो वह जो वैद्युत युक्ति होती है, वह जो उपकरण होता है, जैसे कि धारिता, वैद्युत धारिता हम ज्ञात करते हैं, उस उपकरण को हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो हर किसी उपकरण पर जो है, यानी कि हर किसी चीज की मतलब धारण करने की क्षमता निश्चित होती है। ठीक है, अगर हम जो है उसकी सीमा से ज्यादा उसमें हम अगर कोई चीज रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या खाली बेकार जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, किसी उपकरण में हम जो है बिना किसी अरेंजमेंट के, बिना किसी संयोजन के अगर उसमें हम जो है आवेश देते रहेंगे तो क्या होगा, वह आवेश जो है क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारिता का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी चालक को आवेश देने पर उसका जो वैद्युत तल है, वैद्युत तल का मतलब क्या है, वैद्युत तल का मतलब उसमें विभव की माप। ठीक है,
किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का मान जो है क्या, विभव का जो मान था वो जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि किसी चालक को अगर हम आवेश दे देंगे क्या हो जाएगा, उससे जो है उसका पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो धारिता क्या कहते हैं, धारिता ये होती है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने पर क्या होता है, उस चालक में जो है जो वैद्युतकाल है यानी कि जो विभव का मान है वह जो है बढ़ता है। और यह जो विभव का जो मान होता है यह जो क्या, ये इसका डिपेंडेंसी इसकी होती है कि किसी चालक में उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुपानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि हम जो है आवेश देते रहेंगे तो क्या होगा, आवेश देना मतलब क्या होगा, उसको किसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आवेश जा रहा है उसमें। ठीक है, आवेश जाते रहेगा तो क्या होगा, उसमें जो है जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। इट मीन यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहीं से हमारे पास डेरिवेशन आती है कि चालक में उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुपानुपाती होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अगर चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा q है तो q प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारे पास v होता है। ठीक है, q प्रोपोर्शनल टू v। अब जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या लेते हैं, वहां पर एक कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लेता है वो क्या लेते हैं, c लेते हैं। ठीक है, और यह जो c है हमारे पास, c क्या है, कांस्टेंट था हमारे पास, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं इसको, धारिता। यहां से हमारे पास c का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से हमारे पास जो है जो c का फॉर्मूला बन गया, c आ गया हमारे पास q अपॉन। ठीक है, यानी किसी चालक को जो है आवेश देने पर उसके विभव में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं धारिता। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि दिए गए आवेश तथा विभव परिवर्तन के मान का जो अनुपात है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें हुए विभव परिवर्तन के मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि धारिता हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर को धारिता हमारे पास एक नई क्वांटिटी होगी है। कैसी क्वांटिटी होगी है, नई फिजिकल क्वांटिटी होगी है। और यह जो धारिता है यह हमारे पास कैसी राशि है, यह हमारे पास जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। किसकी वैल्यू, धारिता की वैल्यू। क्यों निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें q और v के मान सेम नेचर के होते हैं। अगर आवेश घटेगा तो v भी घटेगा, आवेश बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसका जो मान आएगा हमेशा वह कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपका कैपेसिटी यहीं पर से आपकी धारिता क्लियर होगी। किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कह सकते हैं, उसके विभव के अनुपानुपाती होती है, अर्थात q प्रोपोर्शनल टू v। तो q इक्वल टू cv, c यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इट मीन c इक्वल टू q अपॉन v। तो यह जो है एक अदिश राशि है और इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है, इसका मात्रक हमारे पास होता है, c का मात्रक हमारे पास हो जाएगा यानी कि कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, और कूलाम पर वोल्ट को यहाँ पर जो है फैराड बोलते हैं। ये साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पर जो इनको इसको फैराड बोला था। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट उसको क्या बोलते हैं, फैराड। ठीक है, अब बात आती है बीमा की। बीमा, ठीक है, अब बीमा की बात करते हैं तो कूलाम क्या हुआ इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, बीमा की बात करते हैं तो कूलाम सी हो गया, वोल्ट भी हो गया, तो v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, W अपॉन Q होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि C अपॉन W अपॉन C, तो C ऊपर जाएगा यानी कि जूल पर कूलाम। ठीक है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, जूल पर कूलाम। तो कूलाम का आएगा ऊपर आएगा तो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। ठीक है, अब कूलाम स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, अब कूलाम की जब बीमा लिखेंगे तो कूलाम की बीमा क्या होती है, कूलाम की बीमा होती है हमारे पास 80, डायमेंशनल फार्मूला 80 स्क्वायर अपॉन, अब करते हैं जूल। जूल क्या होता है हमारे पास, mL2T-2। अब सबको अरेंज कीजिए, देखो कितना बन गया, m -1 आएगा, l -2 जाएगा। अब यहाँ देखिए l ये T-2 और ये T2 हो जाएगा, तो T टू द पावर 4 और a -2। तो ये आपके पास जैसे क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका जो विमेय सूत्र हो गया, यानी कि मात्रा क्या हुआ, इसका मात्रक हुआ कूलम पर वोल्ट फैराड। जो फैराड होता है, फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक। इसलिए हम जो है इसका इतना बड़ा मात्रक जो यूज नहीं करते। इसका मात्रक हम जो है माइक्रो, पिको, ठीक है, नैनो, इस तरह से यूज करें, यानी कि माइक्रो फैराड,
नैनो फेरेड या पिको फेरेड, इसमें हम इसको जो यूज करते हैं। ठीक, इसकी जो विमा होती है, इसकी विमा हमारे पास क्या होती है, M-1 L-2 T4 A-2। ठीक है, तो ये धारिता आपकी जो है क्लियर होगी। ठीक है, C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि जब चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश देने पर क्या होता है, उसकी विभव में जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है, और वह विभव जो परिवर्तन होता है वह जो है उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेश ज्यादा देंगे तो विभव में परिवर्तन ज्यादा होगा, आवेश कम देंगे तो विभव में परिवर्तन भी जो है कम होगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसके जो अन्य मात्रक होते हैं, फेरेड जो क्या बोला मैंने, फेरेड जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। फेरेड जो है वह जो धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो हम जो इतने बड़े मात्रक को हम यूज नहीं करते हैं, हम जो नॉर्मली इसके छोटे छोटे मात्रक यूज करते हैं, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, इस तरीके से। ठीक है, तो माइक्रो फेरेड कितना होता है, 10⁻⁻6 फेरेड, नैनो कितना होता है 10⁻⁹ फेरेड, पिको कितना होता है 10⁻12 फेरेड। ठीक है, तो आपका जो है धारिता के बारे में लगभग क्लियर होगी चीजें आपकी। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी चालक को आवेश देने पर उस पर जो क्या होता है, वैद्युत का मान जो है बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम जो है उसको जो उसमें ऊपर से आवेश की जो मात्रा होती है वह जो है उसको देके विभव के जो अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि Q अपॉन हमारे पास V हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू CV हो जाएगा, तो यहाँ C इक्वल निकल जाएगा हमारा Q अपॉन V। तो जो धारिता है ये कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक यानी कि आपके पास क्या है, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, हम फेरेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका मात्रक फेरेड हो गया। ठीक है, इसका मात्रक हमारे पास जो है फेरेड हो जाएगा, लेकिन जो फेरेड होता है वह जैसा काफी बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम जो है इसके नॉर्मल इसके छोटे मात्रक यूज करते हैं, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो विमा होती है, विमा क्या होती है इसकी, M-1 L-2 T4 A-2। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, अब फिर बात क्या करते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप भी उसको देखे रहिए, वो पढ़ेंगे हम संधारित्र के बारे में, यानी कि वह युक्ति या ऐसी डिवाइस जिसकी कि हम यहाँ पर वो धारिता निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या है, संधारित्र कुछ नहीं है, जो एक प्रकार का समायोजन होता है। ठीक है, और इस पर जो है एक ऐसा यंत्र उपकरण होता है कि इस पर इसको हम जो है कितना भी चाहें तो आवेश हम इसको जो है दे सकते हैं, और वह आवेश जो है उसमें जो है ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, जैसे मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके जैसे मोबाइल का कैमरा है, आप कैमरे की जब पिक लेते हो तो कैमरे क्लिक करते फ्लैश लाइट जलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा जो वर्क करता है, ये सारा वर्क कौन सा करता है, ये सारा वर्क जो है आपके पास जो है ये संधारित्र ही करता है। ठीक है, कहीं पर भी आप जो है एकदम से जो ऊर्जा को देने का काम, कहीं पर भी अगर एक बार में ही सारी ऊर्जा देनी है तो काफी मात्रा में, तो उसका काम, वो काम कौन करता है, वह काम हमारे पास जो है संधारित्र करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे काफी ज्यादा। तो फिलहाल आप जो इससे पहले आपको टर्मिनोलॉजी बताई गई। ठीक है, आपको जो है प्रारूप पदार्थ बताया गया, उसके बाद उसके प्रकार बताए गए, उसके बाद आपको जो है परावैद्युत का भंजन आपको बताया गया, आपको जो परावैद्युत सामर्थ्य बताई गई, आपको जो है भंजक विभवांतर बताया गया, परावर्तांक आपको बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है लगभग टर्मिनोलॉजी जो आपकी जो है दिमाग पे होनी चाहिए, ये कभी कभार पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यूज होगा, बार बार हम यूज करेंगे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ होता क्या है ये आपको जब समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम धारिता की बात कर रहे हैं, तो धारिता ठीक ही है, किसी के धारण यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब वैसे धारिता की बात कर रहे हैं तो यानी कि ऐसा उपकरण है जिसमें यानी कि धारिता किसकी निकालेंगे, उपकरण की निकालेंगे। किस उपकरण की निकालेंगे, ऐसा उपकरण जो है वैद्युत आवेश को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, कितना कंटेन कर रहा है, कितना अपने अंदर उसको रख रहा है, तो वह जो है उसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे, हम वैद्युत धारिता बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आपके पास है कि किसी चालक में उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुपाती होता है। तो Q / V से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको आप, तो यहाँ से C क्या हो जाएगा हमारे पास, Q / V। इट मीन जो C की वैल्यू होती है, C की वैल्यू जो है दो चीज पर डिपेंड करती है, यानी कि C पर हमारे पास Q होता है और C पर हमारे पास 1/V होता है। यानी कि वोल्टेज में कमी होगी तो भी धारिता हमारे पास बढ़ जाएगी, अगर वोल्टेज में वृद्धि होगी तो धारिता हमारे पास कम हो जाएगी। ऐसे ही चार्ज अधिक तो धारिता भी अधिक, और चार्ज कम
तो धारिता भी हमारे पास जो है कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम जो है एक दूसरी चीज़ को जो है क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अदरवाइज अगर हम कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास जो अगर हमने कहा कि हमने आवेश को दोगुना कर दिया, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, तो आवेश यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर हम आवेश को टू ना करें तो क्या हो जाएगा, जो इसका पोटेंशियल वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो धारिता जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम पोटेंशियल को दोगुना करेंगे, तो आपने पोटेंशियल की बात करी, आपने एक नहीं कहा कि यानी कि एक दूसरे को आपने कांस्टेंट नहीं रखा, आप दोनों को वेरी कर रहे हैं, दोनों को वेरिएबल ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है वोल्टेज को दोगुना कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चार्ज को दोगुना कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वोल्टेज क्या हो जाएगी आपके पास, दोगुनी हो जाएगी। इट मीन ईच एंड एवरी कंडीशन आपके पास जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपके पास जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बात आपके दिमाग पे जो है अच्छे से होनी चाहिए। यानी कि चेंजेस तभी आएगा जब जो हम एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरी चीज को हम जो है फाइंड करना चाह रहे होंगे, ठीक है। अगर दोनों को आप वेरी करा रहे होंगे तो ऑन दैट केस क्या होगा, आपके पास दोनों जो है डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे, और इस केस में हमारे पास जो है क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगा वह जो हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको इसकी यूनिट क्लियर रखनी है, आपको इसकी डायमेंशन क्लियर रखनी है, और इसका मेजर कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल में हमारे पास माइक्रोफेरेड होगा, पिकोफेरेड दिया होगा, हम बार बार जो माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड की बात करेंगे। तो आप क्या होना चाहिए, एक माइक्रोफेरेड बराबर 10⁻⁶ फैरेड, एक पिकोफेरेड बराबर 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये सारी चीज़ें आपको अब जो है क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो जो है संधारित्र स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके बाय।